स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों का एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं कृतिका। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक्सप्रेस 100 की और देखते हैं खबरें तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह करीब 11 बजे नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आचार्य विद्यानंद जी महाराज के शताब्दी समारोह का करेंगे उद्घाटन। ये कार्यक्रम 1 साल तक चलने वाले राष्ट्रीय श्रद्धांजलि समारोह की औपचारिक शुरुआत का प्रतीक, जिसका उद्देश्य जैन धर्म के महान अध्यात्म गुरु और समाज सुधारक आचार्य विद्यानंद जी महाराज की 100वीं जयंती का सम्मान करना है। गृहमंत्री अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर हैं। इस यात्रा के दौरान अमित शाह गोविंद गुरु विश्वविद्यालय विंजोल गोधरा में विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। अमित शाह अहमदाबाद के आद्रोड़ा जाएंगे, जहां मॉडल कॉप विलेज के अंतर्गत आद्रोड़ा मंडली कोऑपरेटिव लिमिटेड की ओर से नवनिर्मित सहकारी परिसर का उद्घाटन करेंगे। अमित शाह साणंद जीआईडीसी कॉलोनी की ओर से नवनिर्मित ऑक्सीजन पार्क में वृक्षारोपण कर कॉलोनी को ग्रीन और स्मार्ट बनाने के लिए साणंद जीआईडीसी के उद्योगपतियों से भी चर्चा करेंगे। जनजातीय मामलों के मंत्री जुयाल उरांव हुल दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 जुलाई से 9 जुलाई 2025 तक घाना, त्रिनिदाद और टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया की यात्रा पर रहेंगे। ये दौरा भारत की अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के साथ संबंधों को सशक्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जाएगा। इनमें सबसे अहम ब्राजील का दौरा है, जहां प्रधानमंत्री मोदी 5 से 8 जुलाई तक रहेंगे। देवर्षि नारद पत्रकार सम्मान समारोह का दिल्ली में आयोजन किया गया। इंद्रप्रस्थ विश्व संवाद केंद्र के तत्वाधान से हुए इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर प्रसार भारती के चेयरमैन नवनीत कुमार सहगल ने शिरकत की। इस अवसर पर प्रसार भारती के चेयरमैन नवनीत सहगल ने कहा कि पत्रकारिता लोकतंत्र के पहरेदार की तरह कार्य करती है। देवर्षि नारद पत्रकार सम्मान के तहत विभिन्न श्रेणियों में पत्रकारों को उत्कृष्ट कार्य करने के लिए सम्मानित किया गया, जिसमें डीडी न्यूज के वरिष्ठ संवाददाता अमरेंद्र गुप्ता को बेस्ट टीवी पत्रकारिता के लिए देवर्षि नारद सम्मान से सम्मानित किया गया। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज होती जा रही हैं। इसी कड़ी में चुनाव आयोग की 9 सदस्यीय टीम राज्य के दौरे पर है। बिहार भारत का पहला राज्य बन गया है, जहां आगामी विधानसभा आम निर्वाचन 2025 की तैयारी के तहत मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान को पटना समाहरणालय में आयोजित कार्यशाला से शुरू किया गया। इस कार्यशाला में पटना और मगध प्रमंडल के सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी, निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी और सहायक निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी शामिल हुए। मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत प्रत्येक मतदाता को गणना फॉर्म भरना होगा, जिसे बीएलओ घर घर जाकर वितरित और संग्रह करेंगे। बिहार मोबाइल से वोटिंग करने वाला पहला राज्य बनेगा। नगरपालिका चुनाव में ई वोटिंग की सुविधा के साथ मोबाइल के जरिए ऑनलाइन वोटिंग होगी। ये ई वोटिंग आज बिहार की नगरपालिका आम और उप निर्वाचन 2025 के लिए होगी। आयोग ने बताया कि ई वोटिंग से मतदान करने वाले पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या 51,157 है। बिहार के मुख्यमंत्री सीएम नीतीश कुमार आज पटना में 21,991 नए कांस्टेबल की जॉब लेटर वितरित करेंगे, जिसके बाद बिहार पुलिस को बड़ी संख्या में नए कांस्टेबल मिलेंगे। देश के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति भूषण गवई 3 दिनों के लिए नागपुर दौरे पर है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति भूषण गवई आज रविनगर स्थित विधि महाविद्यालय में संविधान उद्देशिका पार्क और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव का आज कोलकाता दौरा है और इस दौरान वो सत्रगाछी में रेलवे के एक आयोजन में शामिल होंगे।
सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव कोलकाता स्थित नेशनल लाइब्रेरी में लघु उद्योग भारती कार्यक्रम में शामिल होंगे। होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा मंत्री धर्मवीर प्रजापति बिजनौर में होमगार्ड के लिए नए भवन का शिलान्यास करेंगे। नया भवन 2,97,02,520 वर्ग मीटर जमीन में बनेगा। दिल्ली सरकार ने वर्ष 2025-26 के लिए शराब के लिए मौजूदा आबकारी शुल्क आधारित लाइसेंस व्यवस्था को जारी रखने की मंजूरी दे दी है। लाइसेंस का नवीनीकरण पिछले वर्षों की तरह ही शर्त किए गए हैं। पहलगाम हमले के लगभग 2 महीने बाद संसदीय समिति आज वेस्टर्न घाटी का दौरा करने वाली है। इसके लिए कार्मिक लोक शिकायत और कानून एवं न्याय संबंधी समिति के अध्यक्ष ब्रजलाल जम्मू पहुंच चुके हैं। दिल्ली के शाहदरा जिले के गीता कॉलोनी थाना क्षेत्र के रानी गार्डन इलाके में 19 वर्षीय यश की चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई। अभिनेत्री मॉडल शेफाली जरीवाला के घर पर पुलिस और फॉरेंसिक टीम पहुंची। मॉडल का 42 साल की उम्र में निधन हो गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजधानी में आम महोत्सव का उद्घाटन किया। पूर्वी अगरतला पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी राणा चटर्जी ने बताया कि नियमित गश्त के दौरान अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने वाले 2 बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया गया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई में प्लास्टर ऑफ पेरिस गणेश मूर्तियों के विसर्जन के संबंध में बैठक की। उत्तर प्रदेश के संभल में मोहर्रम और कांवड़ यात्रा के मद्देनजर संभल पुलिस ने अर्धसैनिक बलों के साथ फ्लैग मार्च किया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता की समस्याओं को सुनने के लिए गोरखपुर में जनता दरबार लगाया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उज्जैन में इस्कॉन मंदिर का दौरा किया। साथ ही भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा में शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने हैदराबाद के बंजारा हिल्स स्थित अपने आवास पर बीआरएस एमएलसी के कविता से मुलाकात की। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने राज्य के मंत्रियों के साथ पुरी में विश्व प्रसिद्ध वार्षिक रथ यात्रा में हिस्सा लिया। छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और राज्यपाल रमेन डेका ने रायपुर के जगन्नाथ मंदिर में पूजा की और रथ यात्रा में हिस्सा लिया। ओडिशा के पुरी में शुक्रवार से शुरू हुई भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का हिस्सा बनने और इसे देखने के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु इकट्ठा हुए। ओडिशा के पुरी में भगवान श्री जगन्नाथ रथ यात्रा में किर्गिस्तान से आए श्रद्धालुओं का एक समूह भी शामिल हुआ। पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा शुक्रवार को सूर्य अस्त होने के कारण विराम दिया गया, लेकिन ये यात्रा आज सुबह पुनः शुरू की जा रही है। नोएडा में जगन्नाथ रथ यात्रा 2025 में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारी के तहत उधमपुर में जम्मू श्रीनगर हाईवे पर सीआरपीएफ के जवानों ने मॉक ड्रिल की। सीएम भूपेंद्र पटेल एमपी कच्छ कार्निवल 2025 में शामिल हुए। दिल्ली में मानसून के देरी के चलते लोगों को तेज धूप और उमस भरे मौसम का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए दिल्ली में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना व्यक्त करते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार आज से 3 जुलाई तक यूपी, पंजाब और हरियाणा में वर्षा होने की संभावना है। इसके साथ ही 3 जुलाई तक मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल में बारिश होने की संभावना है। राजस्थान के जैसलमेर में भारी बारिश के बाद सड़कों पर जल भराव हो गया, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बीती रात को हुई बारिश के कारण सोनप्रयाग क्षेत्र में कई स्थानों पर मलबा और पत्थर आने से सड़क अवरुद्ध हो गई, जिसे खोलने का काम चल रहा है। उत्तर प्रदेश में संभल के चंदौसी में प्रशासन ने बुलडोजर के जरिए अवैध निर्माण को हटाया।
और एक्सप्रेस 100 में खबरों का सिलसिला लगातार जारी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, एमडीएच की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला एमडीएच मसाला। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। वापस रुक करेंगे एक्सप्रेस 100 का। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत ने वित्त वर्ष 2024-25 की चौथी तिमाही में $13.5 बिलियन का चालू खाता अधिशेष दर्ज किया। जुलाई से कई महत्वपूर्ण वित्तीय बदलाव लागू होने वाले हैं और पैन आवेदनों के लिए नया आधार सत्यापन नियम, आयकर रिटर्न दाखिल करने की विस्तारित समय सीमा और एसबीआई, एचडीएफसी बैंक जैसे प्रमुख बैंकों द्वारा क्रेडिट कार्ड और बैंकिंग सेवाओं पर संशोधित शुल्क शामिल। 1 जुलाई से नए पैन कार्ड के लिए आवेदन करने वाले व्यक्तियों के लिए आधार सत्यापन अनिवार्य होगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा पेश किए गए इस नए नियम का उद्देश्य कर अनुपालन और डिजिटलीकरण को बढ़ावा देना है। करदाताओं को बड़ी राहत देते हुए सीबीडीटी ने आकलन वर्ष 2025-26 के लिए उपभवन में आयोजित एक भव्य समारोह में उद्यमिता को प्रोत्साहन देने के लिए कई महत्वपूर्ण पहल का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने यूथ अड्डा का लोकार्पण, सीएम युवा मोबाइल ऐप का शुभारंभ और बरेली मुरादाबाद में 18 करोड़ रुपए की ओडीओपी सीएफसी परियोजनाओं का उद्घाटन किया। 2025 की दूसरी तिमाही में भारत के टॉप 7 शहरों में ग्रॉस ग्रेड ए ऑफिस लीजिंग पिछले वर्ष की तुलना में 11% बढ़कर 17.8 मिलियन वर्ग फीट हो गई है। क्रिसिल की जारी रिपोर्ट में बताया गया कि औसत से बेहतर मानसून महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे प्रमुख चीनी उत्पादक राज्यों में गन्ने की खेती और पैदावार में वृद्धि के कारण भारत का ग्रॉस चीनी उत्पादन चीनी सीजन 2026 में 15% बढ़कर लगभग 35 मिलियन टन होने की संभावना है। मॉर्गन स्टैनली ने एक नोट में कहा कि वित्त वर्ष 2026 की तीसरी तिमाही में भारतीय शेयर बाजारों में गिरावट के बजाय तेजी आने की अधिक संभावना है। वित्त वर्ष 2026 में भारत की जीडीपी 6.2% की दर से बढ़ने का अनुमान, जबकि सीपीआई मुद्रास्फीति औसतन 4.0% के आसपास रहेगी। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स ने एमएसएमई को उनके उत्पादों की गुणवत्ता और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाकर लाभ पहुंचाया है। मजबूत इकोनॉमी और नीतियों को दर्शाते हुए टॉप 100 भारतीय कंपनियों का सामूहिक ब्रांड मूल्य 2025 तक $236.5 बिलियन पहुंच गया। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड यानी भेल को अडानी पावर लिमिटेड से 6,500 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। इस डील में भेल स्टीम टरबाइन जनरेटर और अन्य जरूरी डिवाइस सप्लाई करेगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारत का चालू खाता जनवरी-मार्च 2025 की तिमाही में $13.5 अरब सरप्लस में रहा। ये पिछले साल की इसी तिमाही में $4.6 अरब की तुलना में काफी बेहतर है। सरकारी स्वामित्व वाली बीएसएनएल से उम्मीद है कि वो सितंबर के अंत तक दिल्ली और अन्य चुनिंदा शहरों में 5G सेवाएं शुरू करने की नई समय सीमा पूरा करेगी। पुरी में आयोजित रथ यात्रा के दौरान अदानी समूह ने श्रद्धालुओं की सेवा के लिए शुरू की पहल। इसके तहत 26 जून से 8 जुलाई के दौरान 40 लाख से अधिक लोगों के लिए मुफ्त में भोजन और पानी वितरित होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि कनाडा के साथ काम करना अमेरिका के लिए वर्षों से कठिन रहा है। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में संवाददाताओं से कहा, कनाडा कई वर्षों से एक ऐसा देश रहा है जिसके साथ काम करना बहुत कठिन रहा है।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा के साथ व्यापार वार्ता को अचानक समाप्त कर दिया क्योंकि कनाडा ने अमेरिकी प्रौद्योगिकी फर्मों पर टैक्स लगाया था। उन्होंने कहा कि ये स्पष्ट हमला था और वो अगले हफ्ते तक कनाडाई वस्तुओं पर एक नई टैरिफ दर निर्धारित करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यूरोपीय संघ के साथ व्यापार वार्ता को नहीं रोकेंगे। उन्होंने कहा कि ईयू के साथ व्यापार वार्ता करना कठिन है। हाल के सप्ताहों में अमेरिका और यूरोपीय संघ ने कई वार्ता सत्र आयोजित किए हैं, लेकिन ट्रंप प्रशासन का ध्यान ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर संघर्ष और चीन के साथ व्यापार समझौते को पटरी पर बनाए रखने पर केंद्रित रहा। ट्रंप ने यूरोपीय संघ और अन्य देशों के साथ टैरिफ समझौते पर 9 जुलाई की डेडलाइन रखी है। कनाडा के वित्त मंत्री फ्रांकोइस फिलिप कैंपेन ने 19 जून की घोषणा की थी कि अमेरिका के साथ चल रही वार्ता के बावजूद उनका देश अमेरिकी तकनीकी कंपनियों पर 30 जून से नए टैक्स लगाने की अपनी योजना को टालने नहीं जा रहा। इजराइल ईरान के बीच 12 दिनों तक चले युद्ध और संघर्ष विराम के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को नई धमकी दी है। ट्रंप ने कहा कि अगर खुफिया जानकारी से पता चलता है कि ईरान यूरेनियम एनरिचमेंट करने का काम जारी रख रहा है तो वो उस पर एक और सैन्य हमले का आदेश देने से संकोच नहीं करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो ईरान से उम्मीद करते हैं कि वो अपने परमाणु कार्यक्रम को फिर से शुरू नहीं करेगा और अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षण के लिए अपने दरवाजे खोल देगा। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने कहा कि अगर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वास्तव में ईरान से कोई समझौता चाहते हैं तो उन्हें ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खामेनी के प्रति अपमानजनक भाषा छोड़नी होगी। अरागची ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि ईरानी जनता को धमकियां और अपमान रास नहीं आते। अगर किसी गलतफहमी के कारण अमेरिका कोई और बड़ी गलती करता है तो ईरान अपनी असली ताकत दिखाने में देर नहीं करेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आगे कहा कि उनका मानना है कि यह संभव है कि गाजा संघर्ष में 1 सप्ताह के भीतर युद्ध विराम हो जाएगा। मैक्सिको की नौसेना ने ग्वेरेरो तट पर समुद्री गश्त के दौरान लगभग 3.5 मीट्रिक टन कोकीन ले जा रही एक पनडुब्बी को जब्त किया। रवांडा और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो ने वाशिंगटन डीसी में शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते का उद्देश्य वर्षों से चल रहे घातक संघर्ष को समाप्त करना और कांगो के अशांत पूर्वी क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देना है। दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने कल अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो की उपस्थिति में समझौते पर हस्ताक्षर किए। शांति समझौते में दोनों देशों को शत्रुता समाप्त करने और सशस्त्र समूहों को समर्थन बंद करने के लिए प्रतिबद्ध किया गया। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बड़ी राहत देते हुए जन्मजात नागरिकता मामले में संघीय जजों की शक्ति को सीमित कर दिया। इससे अब ट्रंप के जन्मजात नागरिकता खत्म करने से संबंधित आदेश पर रोक नहीं लगा सकेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि गाजा में चल रहे अमेरिका के सहायता अभियान को असुरक्षित बताया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सहायता अभियान के कारण गाजा में मौतें हो रही हैं। आईसीसी ने हाल ही में मेंस क्रिकेट के 6 नियमों में बदलाव किया ताकि खेल को ज्यादा तेज, निष्पक्ष और रोचक बनाया जा सके। टेस्ट क्रिकेट में ये नियम नई वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 के लिए लागू हो चुके हैं, तो वहीं सीमित ओवर वनडे और T20 फॉर्मेट में ये नियम 2 जुलाई 2025 से प्रभावी होंगे। नेशनल गेम्स में कई पदक जीत चुके मिडिल डिस्टेंस धाविका ट्विंकल चौधरी को डॉप टेस्ट में फेल पाए जाने के बाद अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है। एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट ने उन्हें प्रतिबंधित एनाबॉलिक स्टेरॉयड के सेवन का दोषी पाए जाने पर यह कार्रवाई की है। 28 वर्षीय ट्विंकल चौधरी ने हाल ही में उन्होंने उत्तराखंड में आयोजित राष्ट्रीय खेलों में स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक अपने नाम किया था। अखिल भारतीय टेनिस संघ की कार्यकारी समिति ने शुक्रवार को अनिल धूपर को महासंघ के महासचिव पद से हटा दिया है। अखिल भारतीय टेनिस संघ की कार्यकारी समिति का कहना है कि अनिल धूपर 70 वर्षों की आयु पूरी करने के बाद वो इस पद पर नहीं रह सकते थे और वो पहले ही अपना 4 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं। अखिल भारतीय टेनिस संघ की कार्यकारिणी ने 3/4 बहुमत से संयुक्त सचिव सुंदर अय्यर को अंतरिम
सचिव बनाने का प्रस्ताव पारित किया। विंबलडन 2025 के ड्रॉ जारी हो चुके हैं और पुरुष सिंगल वर्ग में टॉप सीड यानिक सिनर और 7 बार के चैंपियन नोवाक जोकोविच के बीच सेमीफाइनल भिड़ंत की संभावनाएं जताई जा रही हैं। प्रतिष्ठित टूर्नामेंट विंबलडन 30 जून से 13 जुलाई तक लंदन के ऑल इंग्लैंड क्लब में खेला जाएगा। भारत की अंडर 19 टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला की शानदार शुरुआत की। 175 रन के लक्ष्य को भारतीय टीम ने 4 विकेट के नुकसान पर सिर्फ 24 ओवर में हासिल कर लिया। भारतीय टीम की जीत के हीरो 14 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी रहे, जिन्होंने सिर्फ 19 गेंदों में 48 रन बनाए। इसमें 5 छक्के और 3 चौके शामिल रहे। वैभव की पारी ने टीम इंडिया की जीत की नींव रखी। श्रीलंका ने बांग्लादेश के खिलाफ आगामी 3 मैचों की वनडे सीरीज के लिए 16 सदस्यीय टीम की घोषणा की है। ये सीरीज 2, 5 और 8 जुलाई को खेली जाएगी। पूर्व विश्व चैंपियन और ओलंपियन अनीश मनवाला ने 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में लगातार 2 ट्रायल्स जीतकर शानदार प्रदर्शन किया, जबकि तमिलनाडु की नर्मदा नितिन ने 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में शीर्ष स्थान हासिल किया है। और 23वें विश्व पुलिस एवं अग्निशमन खेल 2029 की मेजबानी भारत को मिल गई है। इसका आयोजन गुजरात के अहमदाबाद, गांधीनगर और एकता नगर में होगा। और इसी के साथ फिलहाल एक्सप्रेस न्यूज में मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।